देखिए यहाँ पर वायरल डिजीज की बात करने वाले हैं और इसको एक ब्रॉडली लेवल से हम लोग देखेंगे। तो वायरल डिजीज का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं विषाणु जनित रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषाणु जनित रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ऐसे रोग जो कि वायरस से फैलता हो वो होता है विषाणु जनित रोग होते हैं। इनमें कई सारे रोग होते हैं। कौन कौन से रोग हैं एक बार बताइए? चेचक है, पीत ज्वर है ना, चेचक है, पीत ज्वर है, जुखाम है, छोटी माता रेबीज है ना, छोटी माता अरे वही चेचक का फॉर्म होता है, और बड़ी माता, और क्या है, इन्फ्लुएंजा। मतलब अभी मैं ऐसे रफली बता दे रहा हूँ, बाकी एक कोड के माध्यम से तो अलग ही है। इन्फ्लुएंजा, ठीक, और क्या है, डेंगू है, डेंगू है, और क्या है, खसरा, पोलियो, रेबीज, ह्यूमन पोलियो है ना, रेबीज, हर्पीज, रेबीज है, और क्या है, हर्पीज, हर्पीज या हर्पीस कोई दिक्कत नहीं, हर्पीज या हर्पीस बोलो। और एड्स है, हेपेटाइटिस, एड्स, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, डेंगू तो लिख दिया गया ना, नेत्र श्लेष्मा शोथ, ये नेत्र से संबंधित है, नेत्र श्लेष्मा शोध, और जो है गलसुआ। तो आदि मतलब ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग हैं आदि। चेचक, पीत ज्वर, छोटी माता, बड़ी माता, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, खसरा, पोलियो, रेबीज, हर्पीज, एड्स, हिपेटाइटिस, नेत्र शोध, नेत्र श्लेष्मा शोध, गलसुआ आदि। क्लियर है? तो ये चीज़ें रोग हैं। चलिए, तो वायरल डिजीज ये हैं। बाकी कुछ डिजीज का मैंने कोड बनाया है, अगर आपको कोड सही लगे तो आप यही वाला अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। और वो क्या था, 2 CR थे, ठीक है, 2 C और 2 R थे। तो CR को हमने कहा कि CR हम, है ना, हम तुमको क्या करब, ईद चिसाइब, ठीक है, CR हम तुमको ईद चिसाइब, यही चीज़ था। क्लियर? तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, C से होता है कोल्ड, कोल्ड मतलब जुखाम, और दूसरा C से होता है चिकन पॉक्स, मतलब वही चेचक। क्लियर है? कोल्ड, चिकन पॉक्स, है ना। और R से हो गया रेबीज और रेब्यूला। क्लियर है? याद रहेगा ना, कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, रेब्यूला हो गया, और ये H से क्या हो गया, हर्पीज, ठीक है, HIV वायरस, क्लियर, HIV, और एक ह्यूमन पोलियो। क्लियर है? ह्यूमन पोलियो। और M से क्या हो गया, मम्स और मीजल्स, मम्स और मीजल्स। और E से इन्फ्लुएंजा, ठीक, इन्फ्लुएंजा। और D से हो जाएगा डेंगू, और C से चिकनगुनिया, और सा से स्वाइन फ्लू, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, सा से होता है स्वाइन फ्लू, और ई से क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू, और ई से, हाँ, ई से हो जाएगा इबोला। क्लियर है? तो यहाँ से आपका ये चीज़ आप कोड। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ इन्फ्लुएंजा, ये सबसे पहला तो यही बनता है। अभी मान लो हमारे पास और कुछ नहीं है, टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा है, इन्फ्लुएंजा। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि इन्फ्लुएंजा क्या है, तो आप लिख सकते हैं वायरल डिजीज है ना, या आप बोल सकते हैं विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा क्या है, तो इन्फ्लुएंजा रोग है, और वो भी रोग है तो किससे फैलने वाला है, विषाणु से फैलने वाला रोग है। अब प्रश्न आता है कौन से वायरस से फैलता है, तो आर्थोमिक्सो वायरस के कारण होने वाला रोग है। ये कौन से वायरस से होता है, तो आर्थोमिक्सो, ठीक, आर्थोमिक्सो वायरस से या विषाणु से होने वाला रोग है। आर्थोमिक्सो विषाणु जनित रोग है, या विषाणु, ठीक है, विषाणु जनित रोग है। मतलब विषाणु जनित तो रोग है, लेकिन कौन से विषाणु, तो उस विषाणु यानी कि वायरस का नाम है आर्थोमिक्सो है।
इस वायरस का नाम क्या है? ऑर्थोमिक्सो। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर इस वायरस को मतलब इस वायरस के 3 वायरस होते हैं, आर्थोमिक्सो ए, आर्थोमिक्सो बी और आर्थोमिक्सो सी होता है। क्लियर है? और इस वायरस में एक होता है न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, न्यूरामिनिडेज। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं इस वायरस में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम होता है, नामक एंजाइम पाया जाता है, नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम है? न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, और जिसके द्वारा ये श्वसन मार्ग से, मतलब इस एंजाइम के थ्रू ये श्वसन मार्ग से होते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। भाई एंजाइम है तो स्वाभाविक है एंजाइम, ठीक, इस एंजाइम के थ्रू हमारे अंदर पहुंचता है। तो आप लिख सकते हैं जिसके माध्यम से, ठीक, जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके द्वारा यह हमारे अंदर पहुंचता है, हमारे अंदर पहुंच जाता है, मतलब ये वायरस। और जब हमारे अंदर पहुंच जाता है तो ये मल्टीपल करने हो, देखो वायरस क्यों खतरनाक हो जाता है, जब वायरस हमारे अंदर पहुंचता है तब ये लिविंग की तरह काम करने लगता है, और जैसे लिविंग की तरह काम करने लगता है अपने आप को मल्टीपल करने लगता है, कई सारी ऐसे रेप्लिकेशन टाइप, है ना, फोटोकॉपी बनाने लगता है, और इससे क्या होगा, वही चीज़ धीरे धीरे खतरनाक हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया, तो इसके बारे में जनरल मतलब ऐसे पॉइंट हो गए कि इन्फ्लुएंजा क्या है, विषाणु जनित रोग है, कौन से वायरस से होता है, आर्थोमिक्सा वायरस से होता है। इसमें होता क्या है, तो इस वायरस में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, और जिसके द्वारा यह अंदर पहुंच जाता है, मतलब इस एंजाइम के माध्यम से। अब ये किसके द्वारा अंदर पहुंचता है, तो ये होता है श्वसन मार्ग के द्वारा। क्लियर है? या आप सीधा बोल सकते हैं श्वसन मार्ग के माध्यम से, आप सीधा जिसके द्वारा ये अंदर पहुंच जाता है। क्लियर है? अब चलो, ये तो वायरस हो गया। अब इसका संक्रमण कैसे होता है, मतलब ये कैसे, किस तरह से फैलता है, संक्रमित कैसे होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है। क्लियर है? तो इसका जो संक्रमण होता है ये मानव के छींकने और खांसने से, ये कैसे होता है, तो आप सीधा याद रखो, मानव के छींकने व खांसने से। अच्छा, छींकने और खांसने दोनों में अंतर है ना? तो मानव के छींकने और खांसने से संक्रमण होता है। कैसे होता है? जब छींकते हैं या खांसते हैं तो वायु में छोटे छोटे ड्रॉपलेट होता है, मतलब फैलते हैं, निकलते हैं, है ना, मतलब जब छींकते हैं या खांसते हैं तो वायु में छोटी छोटी ऐसे बिंदु कण होते हैं, वो क्या होते हैं, निकलते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जब भी आप छींको या खांसो तो कोशिश करो मुंह के पास आप लगा लो, ताकि आपका ड्रॉपलेट्स दूसरे के पास ना जाए, अदरवाइज क्या होगा, वहाँ संक्रमण हो सकता है। क्लियर है? अदरवाइज क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। क्लियर? अब ये होता कैसे, फैलता है, तो आपने ये तो देखो संक्रमण में समझ लिया भाई, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छींकने अथवा खांसने से होता है। क्लियर? जब छींकते या खांसते समय ये दूसरे के माध्यम के दूसरे पर पहुंचता है, तो इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है श्वसन नाल में ऊपर से प्रारंभ होता है, नीचे की ओर बढ़ता है ना। संक्रमण शुरू कहाँ से होता है, तो ये होता है श्वसन नाल में। क्लियर है? श्वसन नाल में ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर बढ़ता है, ऊपर से प्रारंभ होकर ये नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है ये चीज़ें। ठीक है? तो ये हो गया संक्रमण, हो गया आपका कि संक्रमण कैसे फैलता है, तो श्वसन नाल में प्रारंभ होता है और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ये तो प्राथमिक संक्रमण है ना। फिर जैसे ये नॉर्मली अभी समझ में ये तो आ गया ना, संक्रमण कैसे होता है, मानव के छींकने अथवा खांसने से होता है, और श्वसन नाल में ऊपर से प्रारंभ होता है और नीचे की ओर ये बढ़ने लगता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये रोग है, यानी कि अगला क्या आ गया, लक्षण। रोग को आपको इसी शिफ्ट में पढ़ना है। सबसे पहले रोग क्या है, संक्रमण कैसे होता है, फिर लक्षण। तो लक्षण क्या है, ठंड लगना। इसका लक्षण क्या है,
ठंड लगना, बुखार आना। बुखार नॉर्मली हर डिजीज में आ जाता है, अब बहुत ज़्यादा सोच भी लो तब भी बुखार आ जाता है, ठीक है। सिर दर्द होना, सिर दर्द, ठीक है। छींकना, छींकना या जो है खांसना, छींकना या खांसना, ठीक। अब खांसी तो आने ही लगेगी। और दूसरा नंबर पेशीय दर्द होता है। पेशी दर्द मतलब समझ रहे हैं, आदमी कहता है शरीरिया दर्द कर रही है ठीक। पेशीय दर्द, मांसपेशियां दर्द होती हैं, ये चीज़ें होती हैं नॉर्मली, मतलब नॉर्मली लक्षण होता है। लेकिन जब गंभीर अवस्था में प्राण घातक भी हो, जानलेवा हो सकते हैं। तो ठीक है, कोई भी बीमारी भाई गंभीर अवस्था में तो जानलेवा तो हो ही सकते हैं, ठीक है। क्लियर, अभी समझ में आया, ये चीज़ है। अब प्रश्न आया कि अच्छा रोकथाम और उपचार कैसे किया जाए। हाँ, पूरा डॉक्टर बन जाओ, आधा डॉक्टर तो बन ही जाओ, कि डॉक्टर के पास जो अच्छा बताओ इन्फ्लुएंजा में ये होता है, इससे होता है, डॉक्टर भी कहेगा अभी यार वायरस का नाम तो भूल गया, हम बहुत पहले पढ़े थे है ना। देखो, रोकथाम व उपचार। अच्छा, रोकथाम मीन समझ रहे हो, टेम्पोररी रूप से जो रोका जाता है, और उपचार मीन सब उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब घरों में जो उपचार, हाँ, घरों में जो उपचार करते हैं वो रोकथाम होता है। अरे उपचार भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जनरली पहले तो रोकथाम होता है। जैसे कहीं मान लो कट गया तो पहले लोग क्या करते हैं, खून को रोकते हैं, दवा तो बाद में करवाते हैं ना, या कुछ नहीं तो वहाँ पहले कुछ कपड़े से बांध देते हैं, फिर डॉक्टर साहब दवा लगा कर पट्टी करो, है ना। लेकिन पहले रोकथाम ही होता है। तो इसमें कैसे करना चाहिए इसको, तो देखो यहाँ पर क्या है, रोकथाम का एक यही तरीका है कि व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। व्यक्ति में क्या बढ़ाइए, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का तरीका विकसित करना सबसे अच्छा निरोधक उपाय है। मतलब अगर कोई, और ये ऐसा बीमारी ऐसा उपाय है ना, रुको पहले लिख देता हूं मैं, प्रतिरोधक क्षमता, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी कैपेसिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी कैपेसिटी, या आप बोल दो सीधा इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, इसको बढ़ाना। तो सबसे ये ऐसा चीज है ना, देखो इधर इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करना, ये हर, ऐसे समझ लो कॉमन है, हर बीमारी के लिए कामगर है, ठीक है। कोई भी बीमारी है अगर हो रही है, अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो उतना ज़्यादा आपके ऊपर घातक नहीं होगी। अगर इम्यूनिटी पावर क्या है, बेकार है, तो भाई बढ़िया हावी हो जाती है। क्लियर है, जाने कैसे किसकी अच्छी है किसकी खराब। हाँ। जैसे आपको जुकाम हुआ जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो क्या है, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, और कुछ लोग झेल लेते। नॉर्मली सुनो, बच्चों की इम्यूनिटी पावर और बूढ़े लोग की इम्यूनिटी पावर कमजोर रहती है। ये यूथ एज, टीन एज से शुरू होता है और पूरा एडल्ट एज तक इम्यूनिटी पावर क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। समझ पा रहे हैं ना, इम्यूनिटी पावर अच्छी। जैसे आप कभी ये नहीं देखे होंगे पापा को बहुत ज़्यादा बीमार होते, है ना, तो क्या है, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। क्लियर। तो देखिए, रोकथाम है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, तो ये चीज़ें क्या है, ये कॉमन है, मतलब सबसे अच्छा ये उपाय है, और ये हर रोग के लिए लगभग कामगर होता है। क्लियर है। बाकी यहाँ पर अगर इस रोग की बात करें तो इसमें कुछ इंजेक्शन होते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, और वाई ग्लोब्यूलिन है, ये पेंसिलिन है ना, की इंजेक्शन है। इंजेक्शन है ना। मतलब इसमें जो है देखिए, पेनिसिलिन पेनिसिलिन है, और सेकंड पे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकोकस ये है। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस वो कवक होता है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एवं वाई ग्लोबिन, एवं वाई ग्लोब्यूलिन, वाई ग्लोब्यूलिन, ठीक। के इंजेक्शन ये होता है ना, इंजेक्शन इस रोग की प्रबलता को, मतलब रोग की जो प्रबलता है, जो गंभीरता है, उसको क्या करता है, कम कर देता है, ठीक। इंजेक्शन इस रोग की प्रबलता को कम करते हैं, इस रोग की प्रबलता को कम करते हैं। तो उपचार में ये भी आ गया, ठीक है, प्रबलता को ये क्या कर रहे हैं, कम करते हैं, ठीक है।
और दूसरा क्या है? बाकी तो रफली कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे रोगी व्यक्ति के संक्रमित कपड़े, रुमाल या टॉवल, इन सबको उबलते हुए पानी में, मतलब पानी उबाल कर साफ करना चाहिए और इनका यूज नहीं दूसरे लोग को करने देना चाहिए। और नाक पर जो है यूकेलिप्टस के तेल से भीगे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। यूकेलिप्टस का तेल होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर? कितना होता है? ये कह रहे हैं नाक पर यूकेलिप्टस के तेल से भीगे कपड़े पर प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तीव्र ज्वर की स्थिति में सिर पर गीले कपड़े की पट्टी का निरंतर प्रयोग करना चाहिए। पट्टी होगा। अब भाई ये तो देखो, रोकथाम के लिए नॉर्मली टेम्प्रोरी बेस पर बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गए तो लोग पट्टी रख देते हैं, हाँ सर। ठीक है, भिगो कर। और उसके बाद क्या करना चाहिए? ज्वर की अवस्था में भोजन तरल रूप से, मतलब अगर बुखार है तो वहाँ पर भोजन को लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रहे, जो कि थोड़ा ऐसे पौष्टिक रहे। और इसके उपचार के लिए एमेंडाडीन औषधि प्रयोग की जाती है। यहाँ पर एक और औषधि है और वो औषधि है एमेंडाडीन औषधि का। लेकिन इन सबको ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह पर। औषधि का भी यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी हाँ, ये जो रफली है दो तीन जो मैंने बताया, इसको आपको लिख लेना है। क्लियर है? जनरली होता क्या है, जो कुछ कॉमन होते हैं सब में आप अप्लाई कर दो। कोई भी रोग आया, सबके रोकथाम के लिए, हाँ, रोगी के गीले कपड़े, रुमाल, टॉवल, इन सबको दूर रखो, है ना। और इन सबको यूज किसी को करने मत दो। उबलते मतलब अच्छे गर्म पानी में इनको धुलना चाहिए। क्लियर? तीव्र ज्वर की स्थिति में क्या गीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, बार बार प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से जो है आप लिखते रहेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ दूसरा है आपका साधारण जुखाम, कॉमन कोल्ड। ये क्या होता है? वायरस से होता है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है, यह अधिकांशतया राइनो वायरस या कभी कभी कोरोना वायरस द्वारा होता है। इसलिए जो कोरोना वायरस बीमारी चली थी, इसमें अगर जुखाम हो गए पकड़ के पुलिस ले जाते थे, इनको जांच करो कहीं है तो नहीं। तो जुखाम दो वायरस से होता है। वैसे ज़्यादा तो राइनो वायरस से होता है, लेकिन कभी कभी कोरोना वायरस से भी होता है। अब कोरोना क्या वायरस का नाम है, ये पहले भी था, पहले लोगों का ध्यान ही नहीं है। क्लियर है? तो एक तो पॉइंट ये लिखना है, इसमें पॉइंट किया भी गया है। दूसरा, संक्रमण में क्या है? इस रोग का संक्रमण व संचरण छींकने से, वही पॉइंट है, छींकने अथवा खांसने से, वायु में मुक्त बिंदु कणों ड्रॉपलेट्स द्वारा होता है। और दूसरा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित पदार्थों जैसे वस्त्र, दरवाजों के हैंडल, कंघा द्वारा भी यह रोग संचारित हो जाता है। जैसे मतलब अगर किसी को हुआ है और उसने ऐसे छींका, हाथ लगाया अपना, और वो हाथ जाकर दरवाजे के कुंडे में लगा दिया। अब दूसरा आया, उसको कुंडे को पकड़ कर खींचा, तो जुखाम ऐसे फैलता है। लोग कहते हैं ना कि अगर घर में एक लोग को जुखाम हुआ है तो लगभग सारे लोग को जुखाम हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वस्त्र के माध्यम से, दरवाजे के हैंडल के माध्यम से, जहाँ जहाँ उसका ड्रॉपलेट्स है, कंघे के माध्यम से, है ना। और इसका संक्रमण काल प्रायः 3 से 7 दिन का होता है। मतलब ये जानलेवा नहीं होता है, लेकिन अगर जल्दी ख़त्म होना होता है तो 3 दिन में, नहीं तो 1 हफ्ता ले जाता है जुखाम। आदमी कहता है, अभी गांव वाले कहते हैं अभी जुखाम पकेगा फिर सही होगा, है ना। हाँ, तो जुखाम पकती है, नाक बहती है, और 1-2 दिन पूरी तरह से जब पक जाती है, जब फसल गिर जाती है तब सही हो जाता है। मतलब नॉर्मली ऐसे तो होता है ना, और सही भी है कहीं ना कहीं। तो संक्रमण में एक तो यही आप लिख देना, छींकने से अथवा खांसने से। अब छींकने से कैसे फैल गया? तो ये वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। छींकने से क्या होता है? वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। और दूसरा तो पता ही है, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। और ये लिख लेना, इसका संक्रमण काल प्रायः कितने से कितने दिन का होता है? 3 से 7 दिन का होता है। अब लक्षण क्या है? तो देखो, इस रोग के प्रमुख लक्षणों में श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला, श्लेष्मी कला मीन समझ रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। नाक में अंदर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन,
उसमें क्या होता है, सूजन हो जाती है। आदमी कहते हैं नाक सूज जाती, नाक फूल के गुब्बारा हो जाती है, मतलब सूजी रहती है, थोड़ा बहुत स्वेलिंग आ जाता है। नासा छिद्र में कड़ापन, स्टिफनेस, छींक, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ, नाक का बहना आदि सम्मिलित हैं। तो लक्षण में आप पूरा लिख लेना, क्योंकि इसमें कट करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ऑलरेडी कटा पिटा है। क्लियर है? आगे देखिए, रोकथाम एवं उपचार। इसमें क्या लिखना है, व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कॉमन है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता वही पर्सनल क्लीनेस। और दूसरा, हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए, मतलब बार बार हाथ धुलना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे हल्के में ठीक है लड्डू आया मार दो, क्या दिक्कत है। जनरली लोग यही करते हैं जानते हुए भी, आलस, और वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलसीपन होता है, अबे कौन जाए धुलने। कुछ तो ऐसे होते हैं पीछे शर्ट में पोंछ लिए, साफ लाओ खिलाओ, है ना। इस रोग के उपचार में एस्प्रिन, अब कौन कौन सी दवा दी जाती है, एस्प्रिन, एंटीहिस्टामिन आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है, या नेजल स्प्रे कारगर है। नेजल स्प्रे जो ऐसे नाक के पास लगाते हैं फिर खींचते हैं, विक्स वगैरह होता है ना, कभी कभी तो होता है लोग विक्स ही नाक में भर लेते हैं, सांस ले रहे हैं विक्स भी जा रही है। हाँ, ये बड़ा रिलैक्सनेस होता है, मैंने भी किया है 1-2 बार। क्लियर? सामान्य जुखाम लगभग 1 सप्ताह में स्वतः अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए लोग कहते हैं जुखाम की क्या दवा। क्लियर है? तो जुखाम की जो दवा जब डॉक्टर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्द की दवा, एंटीबायोटिक ऐसे 2-4 मिलाकर दे देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर नेक्स्ट रोग है हिपेटाइटिस। ये क्या है, मानव में यकृत में सूजन। हिपेटाइटिस में होता क्या है, मानव के लीवर में सूजन, इन्फ्लेमेशन, एक विशेष प्रकार के वायरस हिपेटाइटिस द्वारा होता है, और जब ऐसा होता है तो लीवर का आकार इनलार्जमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, लीवर का आकार का बढ़ना कौन सा रोग है, हिपेटाइटिस रोग है। ये 5 तरह का होता है। अगर सूजन आ जाती है तो उसका, हाँ, सूजन का मतलब क्या हुआ, हिपेटाइटिस आकार ही तो इंक्रीज कर जाना, मतलब फिर उसका ऑपरेशन होता है या इलाज सही सही बता। नहीं अभी देखते हैं यहाँ पर। क्लियर है? रफली तो अपने आप से करेंगे, लेकिन अभी यहाँ इनके अनुसार चल लेते हैं पहले थोड़ा बहुत। ये 5 तरह का होता है, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई। ये रोग क्रमशः एंटेरोवायरस, मतलब हिपेटाइटिस ए किससे होता है, एंटेरोवायरस से, एंटेरोवायरस HAV, बी वाला एंटेरोवायरस HBV, और सी वाला एंटेरोवायरस HCV, और डी वाला एंटेरोवायरस HDV, है ना, और ई वाला एंटेरोवायरस HEV। अगर हम पूछ लें हिपेटाइटिस ए किससे होता है, तो आप कहते हैं HAV वायरस, एंटेरोवायरस HAV से होता है। क्लियर है? ये तो आसान हुआ। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखिए, अब एक एक के बारे में यहाँ बताया गया है। चलिए फिर इसमें देखिए, हिपेटाइटिस ए, इसे महामारी पीलिया भी कहते हैं, है ना। हिपेटाइटिस ए को क्या कहते हैं, महामारी पीलिया भी कहते हैं। इसके वायरस का आनुवंशिक पदार्थ एक रज्जुक आरएनए, जिसको कहते हैं SS RNA होता है, तथा एक आवरणहीन होता है। यह विषाणु भोजन व गंदे पानी द्वारा शरीर में संचरित होता है। मतलब ये वायरस होता कैसे है, भोजन और गंदे पानी द्वारा शरीर में फैलता है। इसके प्राथमिक लक्षण है मलेरिया, डायरिया, बुखार, ठंड लगना आदि होते हैं। और जैसे पीलिया की अवस्था दिखाई देती है, रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है, आँखों का रंग सफ़ेद और मूत्र का रंग गहरा हो जाता है। विषाणु संक्रमण की औसत रोगोद्भवन अवधि 2 से 21 दिन की होती है, तो इसलिए इसको कहा गया महामारी पीलिया। तो हिपेटाइटिस कहने का पीलिया ही रोग है। क्लियर है? अब हिपेटाइटिस बी क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, हिपेटाइटिस बी इस प्रकार के हिपेटाइटिस की IgM तथा एंटी हिपेटाइटिस बी वायरस द्वारा पहचान की जाती है। मतलब हिपेटाइटिस बी की पहचान किससे की जाती है, तो हिपेटाइटिस की IgM और हिपेटाइटिस बी वायरस एंटी HAV, एंटी मतलब दुश्मन, इसके द्वारा पहचान की जाती है। हिपेटाइटिस बी के वायरस में वृत्ताकार द्विरज्जुक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। ठीक, और ये अब देखिए, यह
माँ के दूध से बच्चे में, मतलब ये फैलता कैसे, माँ के दूध से बच्चे में रोगी की लार, सीमन, योनि द्रव आदि के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देता है। ये चीज जो हुआ। दूसरा नंबर देखिए, इसमें क्या, यह एक आवरण से घिरा रहता है। यह ऊष्मायन अवधि सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह होती है। इसके लक्षण बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। अब लक्षण क्या हैं, भूख ना लगना, हल्का सा बुखार रहना, जोड़ों में दर्द। अब नॉर्मली जब लोगों को ये चीज़ें होती हैं तो वो समझ ही नहीं पाते। भाई स्वाभाविक है, भूख ना लगना, हल्का सा बुखार रहना, जोड़ों में दर्द, कोई समझ पाएगा हमें हेपेटाइटिस बी है। भले यहाँ पर लक्षण दिया है, ठीक है, क्या आप समझोगे अरे मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ, चेक कराओ? नहीं समझ पाएंगे। या तो बहुत अच्छे से आप पढ़े हो, डिजीज को इतना अच्छे से पढ़े हो, कहीं भी थोड़ा सा आप करेक्टर को रिलेट कर पाओ। आप डॉक्टर के पास गए दिखाने और डॉक्टर से बोल रहे हो, डॉक्टर ये बताए कहीं हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, तो कहेंगे अरे हाँ अभी ये सब नहीं, वायरल डिजीज कुछ नहीं है। आप एक बार कंफर्म कर लोगे अगर नॉलेज रहेगा तब, अदरवाइज डॉक्टर साहब दवा दे दो, डॉक्टर भी अंदाज कर देते रहे 3 दिन के बाद आना, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, इसकी रोकथाम के लिए इंटरफेरॉन अल्फा एंटीवायरस प्रोटीन बहुत प्रभावकारी होता है। तो ये हेपेटाइटिस बी, देखो इसमें सारा लिख लेना है ना, यहाँ पर ये भले मत लिखना वृत्ताकार द्विरज्जुक के रूप में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, इसके बाद ये पूरा पॉइंट लिख लेना। देखो कोई जरूरी नहीं सारा एग्जाम में आए, लेकिन नॉलेज के पर्पज से बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक नोट्स बनाए रहोगे तो ये चीज़ रहेगा, कभी आए दिन डिजीज़ को लेकर तो आप एक बार रिवीजन करके थोड़ा बहुत गैस तो कर ही सकते हो या डिस्कशन कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। इसमें क्या है, इसका विषाणु एक रेखीय एकल रज्जुक डीएनए का बना होता है। जैसे डीएनए क्या होता है, द्विरज्जुक होता है नॉर्मली, लेकिन ये क्या है, एकल रज्जुक है ना। आरएनए का डीएनए क्या द्विकुंडलित मॉडल है, लेकिन वायरस में डीएनए के स्थान पर आरएनए होता है। और ये वायरल डिजीज की बात है, इसलिए कहीं यहाँ पर डीएनए की बात नहीं हुई, क्योंकि वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन होता है, आरएनए होता है। एक्चुअली डीएनए होता ही नहीं है ना। यह भी एक आवरण द्वारा घिरा रहता है। इसकी ऊष्मायन अवधि 2 से 22 सप्ताह की होती है। अब इसमें क्या है, इसका विषाणु घाव, दूषित सुई किससे फैल रहा है, देखो घाव से, दूषित सुई, दांतों के उपकरण से, लैंगिक संबंध से, क्लियर, दूषित रुधिर आदि के द्वारा स्थानांतरित होता है। अल्फा इंटरफेरॉन और राइवेविरिन इसकी रोकथाम में बहुत अधिक प्रभावी होता है। तो ये चीज़ आप लिख लेना, और इसके बाद में यहाँ पर ये इससे बना होता है, यहाँ तक कर लेना। क्लियर है, समझ में आया?